हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर आप इसके ठीक पहले वाला टॉपिक और इसे मर्ज करके देखें तो आप कम से कम 5 से 6 सवाल आप इन्हीं बस 2 लेक्चर से आप पिकअप कर पाएंगे। किसी भी आयोग के क्वेश्चन जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आता है वहाँ से यहाँ सवाल आते ही आते हैं। जैसा कि इसकी इम्पोर्टेंस को अभी आप देख पाएंगे। जैसे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो स्वाधीनता संग्राम के समय देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं, ठीक है, ये है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और क्या है यहाँ पर देखेंगे तो समाचार जो प्रकाशित होते थे उस समय के वो पढ़ने हैं, इस टॉपिक में है। और ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख जो संस्थाएं और संगठन थे बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ब्रह्म समाज है, धर्म सभा है, इस तरीके के सवाल मैच दी फॉलोइंग, या तो कौन स्टार्ट किया उसके बारे में पूछा, या तो सन से मैच दी फॉलोइंग आता है, या कहाँ पर ये था यह पूछा जाता है। तो ये पढ़ना है हम लोगों को। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ महत्वपूर्ण जो वार्षिक अधिवेशन है और उसकी अध्यक्षता कौन है, कब हुआ था, क्या खास बातें हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। जैसा कि अभी आपने लास्ट टाइम देखा था आरओ प्री में, जो अभी अभी जिसका मेंस लगा हुआ है जनवरी लास्ट में, उसमें पूछा था कि पूछा था कि एक राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये वाला सवाल पूछा था 87 मद्रास में। तो इस तरीके के सवाल भी यहाँ पिकअप हो जाएंगे, इस चैप्टर में है। और विभिन्न किसान किसान आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से आता ही आता रहता है। और इसमें एक टॉपिक और है सामाजिक सुधार अधिनियम, ठीक है, जो कुछ सुधार हुए जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सन से भी मैच फॉलोइंग आता है। और ठीक है, कौन स्टार्ट किया या विशेष कोई बात है तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख जो नारे हैं, ठीक है, आराम हराम है, इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, तो इसे भी हम लोग यहाँ पर पिकअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस विविध टॉपिक को, जो लास्ट टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा मिसलेनियस पढ़ेंगे विविध के बारे में। यहाँ पर है पुस्तक, यहाँ पर है लेखक, ठीक है। अच्छे से बस सुनते जाइए। यूनिक क्लासेस आपसे इसी उम्मीद से कहता है, जुड़ता है कि आप जो है एज ए ऑफिसर के माइंडसेट से आप पढ़ते हैं, जिसमें धैर्य और पेशेंस होता है, ठीक। तो पहला देखिएगा, लिखा है कि अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया या द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी किताब है, तो लाला लाजपत राय की है, लाला लाजपत राय की है, ठीक है। बंदी जीवन किसकी है, सचिंद्र सान्याल की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। आगे देखिएगा, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी है, वी आर अम्बेडकर। देखो गांधी जी की किताब, वी आर अम्बेडकर जी की किताबें, या जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसकी है, बी आर अम्बेडकर की है। अनहाइलेशन ऑफ द कास्ट किसकी है, तो कास्ट सिस्टम को लेकर के आप देखते हैं कि गांधी जी और इनमें काफ़ी जो है मतभेद भी रहता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे द फिलॉसफी ऑफ बम, द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा है, तो भगवती चरण बोहरा। ये बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। और आप जानते होंगे कि इन्हीं को क्या है, इन्हीं को बम तकनीकी को सीखने के लिए ही भेजा गया था, ठीक है, ताकि भारतीयों को बम बनाना, क्रांतिकारियों को आने लगे। तो उन्हीं की किताब है द फिलॉसफी ऑफ बम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है, तो दयानंद सरस्वती की है। सत्य का प्रकाश माने कहते नहीं कि यार कुछ ऐसा मत बोलो शाम के वक्त, नहीं तो माँ सरस्वती का आपकी जुबान पर कब जो है वास हो कि सत्य हो जाए। तो इसीलिए याद कर लेंगे कि सरस्वती से नाम हो जाएगा सत्य, सरस्वती से क्या हो जाएगा, सत्य। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। आगे देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ही, इंडिया विंग्स फ्रीडम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप देखते हैं कि कई जगह पे
हिस्ट्री की किताबों में रेफरेंस के रूप में यूज किया गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। जिसके भी घर में क्या है, आज के समय में जिसके भी घर में लक्ष्मी आए उसके घर में हैप्पीनेस चल के आता है। तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस क्या है? लक्ष्मी पंडित जी की है। ये जो आप बुलेट देख रहे हैं इसका ये मतलब है कि मुझे इस प्रश्न को अभी पूरा याद नहीं है, इसीलिए हमें याद करना होगा। ठीक है, ये निशान। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है? तो आप देखेंगे सरोजिनी नायडू जी की है गोल्डन थ्रेशोल्ड। सांग ऑफ इंडिया, सांग ऑफ इंडिया या द ब्रोकन विंग्स किसकी किताब है? सरोजिनी नायडू की। किसकी है? सरोजिनी नायडू की। ओके, आगे देखिएगा द बंच ऑफ ओल्ड लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है ये किताब? जवाहरलाल नेहरू की। आगे देखिएगा इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी किसकी है? तो राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्णन की। किसकी है? डॉक्टर राधा कृष्णन की। रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म किसकी किताब है? रिडल्स इन हिंदुइज्म का मतलब किताब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, इनकी तीसरी किताब है। आपने देखा यहाँ पर आपने पढ़ा था ना पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, यह बी आर अम्बेडकर जी की थी, कास्ट से रिलेटेड। यहाँ पर क्या है? रिडल्स इन हिंदुइज्म, यह भी किसकी किताब है? तो ये है भीमराव अंबेडकर जी की। ओके, याद होना चाहिए। आगे देखेंगे हिंद स्वराज, चाहे हिंद स्वराज की बात करें या गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, किसकी है किताब? तो गांधी जी की। आप जानते हैं कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और हिंद स्वराज किताब के बारे में आप जानते होंगे कि ये कब लिखी गई थी? 1919 में लिखी गई थी। ठीक है, और इसी में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो है भर्त्सना आलोचना करते हुए उसे बांझ और वेश्या की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? बांझ और वेश्या कहते हैं वहाँ की पार्लियामेंट को। और ये सवाल कई बार एग्जाम में आयोग ने पूछा भी है। और इसी में दूसरा जो पेपर में आता है इम्पोर्टेंट है, इसी में उन्होंने, ठीक है, आत्मनिर्भरता की बात कही है। क्या कहा है? आत्मनिर्भरता की। तो आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट जो भारत में अभी, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो है आत्मनिर्भर भारत पहल चलाई गई, तो उस समय जब चलाई गई थी तब ये सवाल पूछा था कि गांधी जी के किस बुक से प्रेरित है। ठीक है, तो अभी भी आ सकता है, तो ये जानते रहेंगे कहानी। ठीक है, बांझ और वेश्या और ये कब लिखी गई ये सब। गीता रहस्य, गीता रहस्य किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किताब। ये जेल में थे जब, तब इन्होंने लिखा था गीता रहस्य। मदर इंडिया किसकी है? कैथरीन मेयो की। मदर इंडिया किसकी? कैथरीन मेयो की। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी है? इसे घोंट के पी लो। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जो सवाल किस तरीके से आते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब अमेरिकी पत्रकार जो लुई फिशर है, जो जून 1942 में गांधी जी के साक्षात्कार किया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ रहा, ये इस तरीके का सवाल कई बार आया है। आप देखेंगे कि ये लुई फिशर जो है पूछता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, क्विट इंडिया जो मूवमेंट है उस समय पत्रकार कौन था? तो लुई फिशर था। इसी तरीके से आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप जो है इसे कमेंट कर लेंगे। तो स्वराज नहीं, जो स्वदेशी मूवमेंट है, क्या है? स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है, 1906 वाला बंगाल विभाजन के बाद, वो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी एक पत्रकार कवर कर रहा था, वो बहुत पूछा जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक जो है पत्रकार हैं जो कवर कर रहे थे। इन तीनों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर आ गया
लुई फिशर थे। तो हमने कैसे याद किया है इनको, याद रह जाएंगे, ऑप्शन आएगा तो कर ही देंगे, कोई भी आएगा। क्योंकि क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट अंतिम था, ये फाइनल टच था भारतीय इतिहास में। इसके बाद कोई मूवमेंट थोड़ी ना होता है, आज़ाद हो जाता है देश। तो फाइनल फुल फाइनल फिनिश करने कौन आया, तो फिशर। कौन आया, फिनिश करने कौन आया था, तो फिशर आया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ जाएगा फिशर। आगे देखिएगा, गोरा। गोरा किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की है, जानते हैं आप। द कैप्टिव लेडी किसका है, माइकल मधुसूदन दत्त की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी किसने लिखी है, तो अ बायोग्राफी फ्रैंक मोरिस ने लिखी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो फ्रैंक मोरिस किससे जुड़ गए, उनके। आगे देखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड किसकी है, तो ऐसे व्यक्ति की है कि जिन्हें भारत जब तक युगो युगांतर तक जब तक रहेगा तब तक क्या है, इनका नाम लोग याद रखेंगे। क्या लिखा है उन्होंने, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, अ नेशन इन द मेकिंग। ये किताब बहुत बार पूछी, पता नहीं आयोग से इतनी मोहब्बत क्यों है इससे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, अ नेशन इज मेकिंग। ये मानते थे कि देश हमारा क्या है, अंग्रेजों से आज़ाद होने की स्थिति इसीलिए भी नहीं क्योंकि हमारा देश अभी क्या है, मेकिंग, माने अभी अंडर प्रोसेस है, अभी राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो अ नेशन इज मेकिंग किसकी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उदारवादी नेता। आगे देखेगा, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरबिंदो की है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, आप देखेंगे कि 1907 में इन्होंने ओरिएंटल आर्ट करके संस्था की स्थापना किया था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जुड़े। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तो श्री अरबिंदो की है। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन किसकी है, अरबिंदो की। लाइफ डिवाइन किसकी है, बताइए, आप बताओ, लाइफ डिवाइन किसकी है। द द लाइफ डिवाइन तो इनकी है, अरबिंदो की। डिवाइन लाइफ किसकी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना, द लाइफ डिवाइन किसकी है, अरविंदो की, और डिवाइन लाइफ आपको बताना है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसे लिख लो, घोंट के पी लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसकी किताब है, तो समाजवादी के प्रणेता रहे, ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी के, आप जानते हैं, इसमें बताना नहीं। सांग फ्रॉम प्रिजन, जब ये जेल में थे, ठीक है, तब इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब जेल में थे तब नहीं। ठीक है, सब क्या, इन्होंने असहयोग आंदोलन जब 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था, है ना, तब उसके बाद भी इनको क्या है, सजा दी गई थी ना। ठीक है, 6 साल सजा दी गई थी। हमें लग रहा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब जेल में थे क्या, या इसी के दौरान, माने जेल में थे तब इन्होंने ये किताब लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी, क्या, सांग फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, ये याद रखेंगे बस। आगे देखेंगे, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा, सुभाष चंद्र बोस, लगातार स्ट्रगल ये भी करते रहे। आनंद मठ या दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा ऊपर में आता है कि पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह के बारे में किस में लिखा जाता था, या आनंद मठ किससे संबंधित रहा है, तो सन्यासी विद्रोह से। किससे, सन्यासी विद्रोह से। और ये सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, याद है आपको, बोलिए जल्दी से। 1763 से लेकर के 1800 तक चला। कब तक चला, तो इसके बारे में आनंद मठ में लिखा गया। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तराना ए हिंद किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल। तराना ए हिंद किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तराना ए हिंद। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, करजन टू नेहरू एंड आफ्टर,
ठीक है, आयोग ने इस सवाल को बहुत बार पूछा, एक ये सवाल पूछा और एक ये दोनों ही बहुत, ये फ्रीडम एट मिडनाइट, मैच द फॉलोइंग में मैं 2008 तक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हमें लग रहा है ये तीन तीन जगह चार जगह मिलेगा ये सवाल जो आपको मैं बता रहा हूँ। क्या इसमें याद रखना है, एक ये याद रखना है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास। आगे देखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है, बी डी सावरकर ने। किसने लिखा है, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 को क्या कहा था, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था ना, इसीलिए इनका नाम आज भी अमर है। ठीक है, इन्हीं किताब। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे ने लिखा है। क्या लिखा है, फ्रीडम एट मिडनाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी किताब। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है नील दर्पण। ठीक है, जो नील विद्रोह हुआ था, जो अनिवार्य रूप से भारतीय किसानों को अपने जमीन का उपजाऊ जमीन 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से की जानी थी, कराते थे वो लोग, इसी के विद्रोह में नील विद्रोह हुआ था। नील दर्पण में ही दीनबंधु मित्र ने उस आंदोलन का सपोर्ट किया था। आगे देखिएगा, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर हमेशा औपनिवेशवाद का जो है खंडन करते रहते थे, तो ये थे लाला लाजपत राय। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। इंडिया अनरेस्ट क्या है, इंडिया अनरेस्ट कौन लिखा है, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट लिखा है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा, आरसी दत्त ने लिखा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसी के तरीके से एक सवाल यहाँ पर है, जो ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की। तो ये दोनों किताबें अक्सर देखेंगे एग्जाम में जो है पूछी जाती है। द क्रेसेंट मून या द पोस्ट ऑफिस, दोनों किताबें किसने लिखा है, द क्रेसेंट मून, ठीक है, और द पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भवानी मंदिर किसने लिखा है, भरींद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर में ही ये घुसे रहते थे भरींद्र कुमार घोष, इसलिए याद रहेगा भवानी मंदिर। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी किसने लिखा है, बिपिन चंद्र। किसने लिखा है, बिपिन चंद्र। ठीक है, इकोनॉमिक और नेशनलिज्म इन इंडिया, यही है द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्र की किताब है। हाँ, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह बात जाकर के किससे पूछना चाहिए, रफीक जकारिया से। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, किसने भारत को डिवाइड किया, तो यह बात जाकर के किससे पूछना चाहिए, जकारिया से, तो रफीक जकारिया। गीतांजलि जो अंग्रेजी में इसका संस्करण 1912 में आया। ठीक है, तो गीतांजलि को किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, 1857 एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन को ही एस.एन. सेन कहते हैं ना, एस.एन. सेन। याद है कुछ, 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति पर जो इतिहास लिखना था, उस इतिहास लेखन के लिए दो लोगों को चुना गया था, एक आर.सी. मजूमदार को और एक एस.एन. सेन को। लेकिन आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन में मतभेद हुआ, तो आर.सी. मजूमदार ने अलग अपनी किताब लिखा, न पहला न राष्ट्रीय न तो स्वतंत्रता संग्राम, ऐसा लिखा। ठीक है, और फिर एस.एन. सेन ने अकेले ही किताब लिखी, जो उस किताब को कहते हैं 1857, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये रट लेंगे। आगे देखिएगा, ब्रिटिश भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, रट लेना इसको। ठीक है, ये आर.ओ. जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें भी ये पूछा था ये वाला सवाल। बंगाल गजट, तो बंगाल गजट भैया कब जो है प्रकाशित हुआ, तो ये डेट भी रट लेना, 1780 में बंगाल गजट कब
पारित बोल रहा हूँ। यह पत्रिका कब निकाली गई? तो 1780 में समाचार पत्र। और किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा में थी। संवाद कौमुदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संवाद कौमुदी बंगाली में थी 1821 में। ठीक है, किसने निकाला? राजा राम मोहन राय। ठीक उसी प्रकार बंगाल गजट अंग्रेजी में 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, जेम्स अगस्टन हिक्की ने किया, और भारत का यह पहला समाचार पत्र है। भारत का यह पहला समाचार पत्र है। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पर संवाद कौमुदी बंगाल में 1821 में राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार किसने निकाला? मिरातुल अखबार फारसी में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में था? फारसी में था। 1822 में कलकत्ता से राजा राम मोहन राय ने ही निकाला था। बंगदूत अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी, फारसी इत्यादि में 1822 में कलकत्ता से राजा राम मोहन राय और द्वारिका नाथ टैगोर ने लिखा था। तो बंगदूत भी किसने लिखा था? दो लोगों ने, इसीलिए क्या है 1822 है, 1822 ऐसे याद कर लेंगे। किसकी है? राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है, लेकिन ये याद रखेंगे कि साप्ताहिक है, दैनिक नहीं। लिखा रहेगा दैनिक नहीं, साप्ताहिक समाचार पत्र है। 1826 से कलकत्ता में जुगल किशोर के द्वारा इसे संपादित किया गया। अमृत बाजार पत्रिका जो बांग्ला भाषा में है 1878 से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी, और यह 1868 में पहली बार प्रकाशित हुई। 10 साल बाद ये अंग्रेजी में हो गई। कलकत्ता से जो है निकाली जाती थी। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। इसके बारे में मैंने बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था 1878 में, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में, तो उसने क्या किया, जो भी हिंदी या देसी भाषाओं में प्रकाशित होते थे उन्हीं पर बैन लगाने का प्रयास किया था। तो यही मैंने वहाँ जिक्र किया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि अमृत बाजार पत्रिका ही एकमात्र पत्रिका थी जो रातों रात अपने आप को क्या कर लिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया था। तो देख लीजिए कब आती थी, 68 में, और 10 साल बाद अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई। पायनियर अंग्रेजी में लिखी जाती थी 1865 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद से यूपी स्पेशल भी हो गया। जॉर्ज एलन के द्वारा क्या है, एलन चौराहा भी है वहाँ पर। कुछ स्रोतों में जूलियन रॉबिन्सन भी मिलता है, तो आप ये याद रखेंगे पहले, दूसरे पैराटी है। सोम प्रकाश बांग्ला भाषा में 1859 में कलकत्ता से ही सोम प्रकाश निकलता, लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर थे। देखो सत्यार्थ प्रकाश हम लोगों ने बात कर लिया, सत्य में सरस्वती तो दयानंद सरस्वती, जबकि सोम में कौन आएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर, सोम प्रकाश। आगे देखिए द हिंदू अंग्रेजी भाषा में निकलता। द हिंदू अंग्रेजी भाषा में 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है मद्रास से निकलता, और वीर राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर थे। अगर ये आपको याद हो कि मद्रास से निकलता था तो ऐसा वैसा नाम आएगा तो आप छोड़ देंगे, कहेंगे कि दक्षिण भारत के नाम इस तरीके से होते हैं, वीर राघवाचारी या जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो आप ये सवाल कर लेंगे। द हिंदू कहाँ से निकलता, मद्रास से, वीर राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, आगे देखिएगा। केसरी या मराठा हम लोग देखेंगे कि 1916 में जब होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, अप्रैल में कौन, बाल गंगाधर तिलक ने किया था अप्रैल में, और जबकि सितंबर में जो है कौन किया था, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो दो लोगों ने एनी बेसेंट, और ये तो दोनों लोगों ने मैगजीन निकाली थे, दो। ठीक है, तो इनकी केसरी और मराठा, केसरी जहाँ मराठी भाषा में थी जबकि मराठा अंग्रेजी भाषा में थी, ये सवाल भी होता आता है। यह 1881 में इन्होंने निकाला। ठीक है, देखो ये घटना अप्रैल 2016 और सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना किया था, तो उस समय इन्होंने भी निकाला था, लेकिन इनकी और पहले की है, केसरी और मराठा 1881 की है। यह पुणे से निकलती, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह निकाली जाती थी। ठीक है, अब जब आप वो पढ़ेंगे, ठीक है, होम रूल, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोनों लोगों की पत्रिका एक साथ लिखी रहती है कि ये भी उस समय चलाते थे, ये भी वो चलाते थे, बाकी इनकी 1881 से जरूरत थी। रप्त गुप्तार जो निकलती थी वो किस में भाषा में, गुजराती भाषा में 1851 में। बम्बई से दादा भाई नौरोजी और कुछ स्रोतों में प्रकाश वर्ष 1851 की जगह 54 है, लेकिन 1851 आप रटेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आगे देखेंगे नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन जो है अंग्रेजी भाषा में 1864 में बम्बई से निकलती है, और B.N. मांडलिक इसके क्या थे, संपादक थे। बंगाली भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी। अब देखो ये गलत हो सकता है आपसे, बंगाली जो पत्रिका है, समाचार पत्र है, ठीक है, वो किस में निकलती थी, बंगाली में नहीं निकलती थी बल्कि अंग्रेजी में। 1879 में कलकत्ता से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दर्पण मराठी भाषा में, और 1832 में बम्बई से निकलती है, और बाल शास्त्री प्रथम मराठी समाचार पत्र था। आपको अच्छे से याद होगा, इसी तरीके के सवाल जो है आयोग में पूछा था कि एक तरफ इस तरीके से लिख दिया बंगाली, दर्पण, ठीक है, यंग इंडिया, इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर भाषा ही दिया था, ठीक है, भाषा ही दिया था या किस भाषा में निकलती थी, ठीक है, तो यह भी आपको रटना होगा। आगे देखिएगा, बंगाली अंग्रेजी में थी, कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दर्पण मराठी में थी, दर्पण मराठी में थी, बम्बई से निकलती है 1832 में, बाल शास्त्री यह प्रथम मराठी समाचार पत्र था। कौन सा, दर्पण। कॉमनवेल, कॉमनवेल किसकी थी, अंग्रेजी में निकलता 1914 में, ठीक है, इनी बेसेंट के द्वारा, इनी बेसेंट के द्वारा, जो 1916 के होम रूल लीग के दौरान काफ़ी मददगार रहेगा। कवि वचन सुधा किस भाषा में है, तो हिंदी में। ये आया है सवाल, किस भाषा में है, तो कवि वचन सुधा संस्कृत में नहीं है बल्कि क्या है, हिंदी में है। संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश का यह समाचार पत्र था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसको निकालते थे, 1867 से निकल रहा था। हरिश्चंद्र मैगजीन हिंदी भाषा में, 1872-73 में। संयुक्त प्रांत अर्थात आज का उत्तर प्रदेश, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसे भी निकालते थे। तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा निकाली जाती थी, हिंदी में थी और उत्तर प्रदेश की थी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है वो अंग्रेजी भाषा में 1899 में दिल्ली में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकाला जाता था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड क्या है, सच्चे आदमी निकालते थे। हिंदी प्रदीप, ये सवाल आया है किस भाषा में रहा है, तो हिंदी प्रदीप हिंदी में रहा है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का है, तो जो उत्तर प्रदेश का रट लेना भैया, यह बाल कृष्ण भट्ट की है। बाल शास्त्री का दर्पण है, जबकि बाल कृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप हिंदी में समाचार पत्र है। यंग इंडिया तो दुनिया जानती ही अंग्रेजी में है, 1919 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने संपादन किया। नवजीवन गुजराती भाषा में और हिंदी भाषा में भी रही, अहमदाबाद से 1919 में महात्मा गांधी। हरिजन, हरिजन अंग्रेजी भाषा में भी निकलती, हिंदी में भी निकलती, गुजरात में भी, गुजराती में भी निकलती है, और 1933 में महात्मा गांधी ने। याद होगा आपको 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने जेल में आमरण अनशन किया था गांधी जी ने, और तब जाकर के सितंबर में, है ना, 24 सितंबर आई थिंक है, हाँ 24 सितंबर 1932 को क्या है, गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य एक समझौता होता है, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड को न इम्प्लीमेंट होने के लिए, तो इस तरीके से आप देखेंगे तब गांधी जी को लगता है कि नहीं, देश को आज़ाद करने में क्या है, सभी का साथ आवश्यकता है, तब उन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली थी, जो अंग्रेजी में, हिंदी और गुजराती में, और इसीलिए 1933 में है, तब भारत को फिर से जोड़ने का प्रयास वो करते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, द इंडिपेंडेंट, द इंडिपेंडेंट किसने लिखा है, अंग्रेजी भाषा में 1919 में, इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, मोतीलाल नेहरू रहना चाहते थे, इसीलिए तो उनका बेटा जो है पीएम बने। हिंदुस्तान टाइम अंग्रेजी, हिंदुस्तान टाइम अंग्रेजी में निकलता 1924 में दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से ही के.एम. पडिक्कर साहब कौन निकालते थे, हिंदुस्तान टाइम किसने निकाला, के.एम. पडिक्कर ने, जो 1765 से लेकर के 1772 के बीच में अंग्रेजों के समय में द्वैध शासन को क्या कहते हैं, डाकुओं का राज्य कहा था, यही के.एम. पडिक्कर साहब थे जो हिंदुस्तान टाइम निकालते थे। नेशनल हेराल्ड, ये मामला आज भी चलता है, कोर्ट में है इस समय, 1938 में लखनऊ से ये निकाला जाता था, इसका मुख्यालय दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू का, जिसमें हेराल्ड केस अभी भी चल रहा है। द ट्रिब्यूनल अंग्रेजी में आता 1881 में, लाहौर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दयाल सिंह मजीठिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल उर्दू में 1912 में, कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। अल बिलाग
उर्दू में कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल, अल हिलाल अल बिलाग अब्दुल कलाम अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे याद कर लो। कॉमरेड, कॉमरेड अंग्रेजी में कलकत्ता से मोहम्मद अली जिन्ना निकालते थे। हमदर्द भी 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना। तो इतना याद रखो, कॉमरेड और हमदर्द किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना की है। ये वाली तो यूपी स्पेशल में न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है। प्रताप, प्रताप जो पत्रिका थी वो हिंदी में निकलती 1913 से। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जो महान क्रांतिकारी रहे, तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कई बार इसे पढ़ करके रट लीजिएगा। ठीक है। गदर, गदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1913 को क्या है, गदर पार्टी की स्थापना होती है और उसका पहला जो अंक निकलता है गदर पत्रिका के रूप में उर्दू में ही निकलता है 1913 से, सैन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल के द्वारा। पंजाबी में भी बाद में निकाला गया 1913 में सैन फ्रांसिस्को से करतार सिंह। आगे चल करके गदर को पश्तो में भी निकाला जाता है, तो ये बात भी हमें पता होना चाहिए। हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट अंग्रेजी भाषा में निकलता और 1853 में हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष के द्वारा हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र निकाला गया। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अंग्रेजी भाषा में 1905 से 14, ये 1905 का दौर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंदन, पेरिस, जेनेवा से निकलता था। रामकृष्ण श्री श्यामा कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इन्होंने एक संस्था बनाई थी ना, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, 1905 में लंदन में। ठीक है, उसी की वजह से वहीं पर इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, जहां पर रह करके क्या है, इंडियन जो लोग थे जाते थे, उनको पढ़ने पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती थी संस्था के द्वारा और मदद। उसी के तो पढ़े थे मदन लाल ढींगरा जी ने, जो 1940 में क्या है जनरल ओ डायर की हत्या करते हैं, उसी के पढ़े व्यक्ति थे। तो भारत मित्र, भारत मित्र हिंदी में 1878 में कलकत्ता से निकलती भारत मित्र, और हिंदी में थी बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी थे। आगे देखेंगे ब्रिटिश कालीन भारत में प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने कलकत्ता से 1784 में, बाकी डिटेल पढ़ा चुका हूँ। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग कलकत्ता से 1781 में, और संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में 1791 में। ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, 10 साल बोल करके। ठीक है, इसके 10 साल बाद ये आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय बंगाल से 1815, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयास से कलकत्ता में 1817 में, इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। यंग बंगाल हेनरी विवियन डेरेजियो ने बंगाल में, ठीक है, इसका डेट कोई ज़रूरी नहीं है इसीलिए नहीं दिया है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने बंगाल में 1828 में दिया था, आपको रटा होगा। धर्म सभा राधाकांत देव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होगा काफ़ी लोगों को। धर्म सभा राधाकांत देव ने कलकत्ता में जो है 1830 में प्रारंभ किया। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल से 1838, डेट सहित रट लेंगे। बेथुन कॉलेज की स्थापना JED बेथुन ने किया था कलकत्ता में 1849 में, 1849 में। रहनुमाई मध्यान्ह सभा SS बंगाली और दादा भाई नौरोजी की है, किसकी है रहनुमाई मध्यान्ह, किसकी है, दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली की है, बम्बई से 1851 में। संगत सभा की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संगत सभा केशव चंद्र सेन की है 1860 में। राधा स्वामी आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह स्वामी जी महाराज अन्य नाम शिव दयाल साहब या तुलसी राम के द्वारा आगरा में 1861 में, ये जगह भी याद रखना भाई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा स्वामी आंदोलन कहाँ पर चलाया गया, इस तरीके से भी बहुत बार मैजिदी फाइलिंग में आया है। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडू और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में किया और 1867 में, इसकी डेट सहित रटे रहना होगा। देवबंद आंदोलन या देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौती राशिद अहमद गंगोही,
ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद कासिम पनौती, राशिद अहमद गंगोही, उत्तर प्रदेश से 1866 में, उत्तर प्रदेश से 1866 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देवबंद आंदोलन भी 1866 में ही है, यही मोहम्मद कासिम ननौती और रशीद अहमद गंगोही द्वारा, इसीलिए उसी की पत्रिका है, तो कोई नया नहीं। भारतीय सुधार संघ की बात करें तो केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में 1870 में, तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में किया 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे ने किया, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे ने किया महाराष्ट्र में 1870 में। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने पुणे में किया 1873 में, इसकी डेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती बम्बई से 1875 में, डेट सहित इसे रटे रहेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कर्नल हेनरी अल्काट एवं मैडम पेट्रोना ब्लाटवस्की। ठीक है। तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, डेट सहित रटे रहेंगे। न्यूयॉर्क में ओपन हुआ, बाद में चल करके ये आई थिंक 1893 है क्या, 1882 है। ठीक है। माने इसी की ब्रांच, थियोसोफिकल सोसाइटी की ब्रांच ही क्या है, अड्यार में ओपन होती है। आगे देखिएगा, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में किया 1875 में, जिसे आगे चल करके 1921 में क्या है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कर दिया जाएगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी विष्णु शास्त्री चिपलूड़कर और बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर तथा महादेव बल्लाल नाम जोशी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना पुणे में किया। कब किया? 1784 में, कांग्रेस के गठन के थोड़ा सा एक साल पहले। ठीक। इसमें और ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ ताकि ये रिवीजन आप कर सके, जब भी पढ़ें तो समय कम लगे। सेवा सदन BS मालावारी की है, कहाँ पर? बम्बई में 1885 में। सेवा सदन सारा माल पानी दे करके ये सेवा करते रहते थे, BM मालावारी बम्बई में। ठीक है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था लाहौर में, और 1887 में। देव समाज कहाँ पे? लाहौर में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो आप जानते हैं अहमदिया आंदोलन। गुरदासपुर पंजाब में भी यह संचालित हुआ 1889 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है कि इस समय ये अहमदिया आंदोलन इस तारीख को स्टार्ट हुआ था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, श्री नारायण गुरु और डॉक्टर पालपू है, लेकिन श्री नारायण गुरु का ही नाम याद आता है पेपर में। केरल में 1903 में, जो गांधीवादी विचारधारा पर भी प्रेरित थी। अभिनव भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BD सावरकर, महाराष्ट्र में, डेट एकदम घोट के पे लेना। अभिनव भारत, अभिनव विचार अक्षर है 1904 में। 10 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या है? गोखले GK गोखले ने पुणे में 1905 में। ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में 1905 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। आगे देखिएगा, भारत स्त्री मंडल सरलाबाई चौधरानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इलाहाबाद से 1910 में, ये मेंस में भी आप लिखेंगे जो है। जस्टिस पार्टी CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज चट्टी के द्वारा मद्रास से जस्टिस पार्टी की स्टार्टिंग की गई 1916-17 में। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल से प्रारंभ किया 1921। यही शांति निकेतन जो है विश्व धरोहर सूची में भी अभी शामिल किया गया, ये देखते हैं आप। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, अभी आपने अरविंदो के बारे में पढ़ा था, यही है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अवनींद्रनाथ टैगोर की है, गगनेंद्र नाथ टैगोर, तो आप ये अवनींद्रनाथ टैगोर आप रट लेंगे। ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ
ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर। कलकत्ता में 1907 में, मैंने अभी बताया था वहाँ 1907 में लिखा था ना, यही स्वदेशी मूवमेंट की बात है। मित्र मेला मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीडी सावरकर, गणेश सावरकर, नासिक से, और 1899 में, ठीक है। यही संस्था आगे चल करके किसमें, अभिनव भारत में शायद कन्वर्ट हो जाती है। ये संस्था बहुत भयानक क्रांतिकारी लोगों की संस्था थी, मित्र मेला, बीडी सावरकर और गणेश सावरकर। ये क्या है? मजदूर महाजन संघ, तो ये मजदूर महाजन संघ है। क्या है? मजदूर महाजन संघ या टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की बात करें तो अनुसुईया साराभाई, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन के रूप में इसे प्रारंभ किया गया था, मजदूर महाजन संघ, जो अहमदाबाद में, ठीक है। ये अनुसुईया साराभाई का जिक्र आप अहमदाबाद जो है आंदोलन जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था, उसमें भी आप इनका नाम देखेंगे, तो वही है मजदूर महाजन संघ। मद्रास लेबर यूनियन, बीपी वाडिया, मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक कौन है? बीपी वाडिया, मद्रास से 1918 में। हिंद मजदूर सभा अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीबी मेहता, कलकत्ता में 1948 में किया, आज़ादी के बाद। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे घोंट के पी लो, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1920 में की गई। लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, ये सब संस्थापक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस पुणे से 1927 में, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस में भी 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ से आप लिखते हैं, जैसे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, एक अभी ऊपर पढ़ा थी, ये भारत स्त्री महामंडल, उदाहरण के रूप में वहाँ पर लिखते हैं। आगे देखिएगा, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट के जनक कौन माने जाते हैं? लोखंडे साहब। इन्होंने ही बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की थी बम्बई में, ठीक है। पहले और अब में मुझ में भी कितना अंतर आ गया है, मैं खुद देख रहा हूँ कि ये वो निशान लगे हुए हैं इसमें, ये जो निशान लगे हैं सिर्फ मुझे ये याद कम थे, ये बाकी जितने निशान नहीं लगे हैं वो मुझे सब याद थे, लेकिन क्या ही कहें, जॉब में आ जाने के बाद धीरे धीरे पता नहीं होता है। नौजवान सभा की बात करें तो भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल, इन्होंने लाहौर में 1926 में इसकी स्थापना की थी। तो नौजवान सभा, इसकी डेट आपको रटी होनी चाहिए, तो 26 साल की उम्र ऐसे याद कर लो, तो 1926 लाहौर में भगत सिंह और छबीला दास, यशपाल, तीनों लोग इससे जुड़े हुए थे। कुछ जगह कौन इससे जुड़े नहीं थे, इसलिए भी आपको याद होना चाहिए। आगे देखिएगा, यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। इसमें सभी नहीं पढ़ने, कुछ महत्वपूर्ण हैं जो पढ़ लेने चाहिए हमको, ठीक है। देखो, पहला है 1885 में, हम लोग जानते हैं 1885 में मुंबई में हुआ, वर्तमान मुंबई में। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, और यह प्रथम अधिवेशन जब था जो मुंबई के ग्वालियर टैंक में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। और इसका प्रारंभ में नाम, ये सब पूछा जाता है, इसका प्रारंभ में नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ही केवल शामिल हुए थे, जिसको देख करके लॉर्ड डफरिन क्या बोलता है, ये किसके समय में हुआ था इसकी स्थापना? लॉर्ड डफरिन के समय। तो डफरिन इतने कम लोगों को जब देखता है तो कहता है अल्पसंख्यक लोगों का क्या है, अल्पसंख्यक लोगों की एक संस्था है। इसमें भी एक बार सवाल आया था कि पहली बैठक में किस राज्य के लोग सबसे ज़्यादा भाग लिए थे, तो ये कॉमन सेंस का था, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते तो वो हो जाता कि अगर बम्बई में हो रहा है तो सबसे ज़्यादा पहुंचने वाले कहाँ के होंगे, ज़्यादा करके संभावना है बम्बई के,
ठीक है, तो बम्बई के ही लोग थे इसमें शामिल। ठीक है, कुल 38 लोग 72 में थे। आगे देखिएगा, 1886 में 85-86 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। और नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता चुके हैं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 85 में, तब सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो उस समय नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस आयोजन किए थे, उसी का आयोजन में बिजी थे। तो वही संस्था नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो है, इसी संस्था को 1886 में क्या राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। वायसराय डफरिन ने इन सदस्यों को गार्डन पार्टी भी दिया था। तो गार्डन पार्टी कब दिया गया था? तो कलकत्ता के 1886 दूसरे अधिवेशन में। सीधे याद रख, यही सवाल पूछा गया था अभी इस बार आरओ प्री वाले में कि 1887 नहीं, बोला था कि कांग्रेस के प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। 2 स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की और यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। इलाहाबाद में गवर्नर ऑकलैंड काल्विन के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1889 में देख लीजिए, बम्बई में ही हुआ। अब कलकत्ता इलाहाबाद से बम्बई में हो रहा। विलियम बेडनबर्ग फिर से इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने का यह माने ये विलियम बेडन ने क्या है, इलाहाबाद नहीं, इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा हुआ था। कौन? विलियम बेडनबर्ग। ये भी यूरोपीय है, दूसरा यूरोपीय। आगे देखिएगा, 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की। 1890 में मैच दी फॉलोइंग में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, यह पहली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित कहाँ किया था? तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। आगे देखिएगा, 1896 में कलकत्ता में, ठीक है, 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्ला एम शयानी की अध्यक्षता में आयोजन किया गया और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया था। 1901 में कलकत्ता में दिनसा वाचा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया था, तो वो कहाँ पर? कलकत्ता में दिनसा वाचा ने सबसे पहले वाच किसने किया था? दिनसा वाचा ने गांधी जी को वाच किया था कांग्रेस के रूप में। 1905 में बनारस में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो 1905 में बनारस में अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, वो इसकी अध्यक्षता की और बंग भंग का आंदोलन, माने बंग भंग आंदोलन, भंग की आलोचना इसमें की गई। माने वहां पर जो है मूवमेंट नहीं, बंगाल विभाजन जो किया गया, ठीक है, उसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, स्वदेशी व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया गया इसमें। ठीक है, और बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, न कि आलोचना की गई, माने चलाया जाने की बात इसमें स्वीकार की गई। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। अगले साल दादा भाई नौरोजी ने स्वराज या स्वशासन शब्द का कांग्रेस की मंच पर पहली बार प्रयोग किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जानते हैं। एक्चुअली जो है यहाँ पर गरम दल और नरम दल के बीच में विवाद हो गया था कि वो चाहते थे गरम दल वाले इसकी अध्यक्षता करें और नरम दल वाले चाहते थे कि नरम दल वाले। इसी विवाद की वजह से ऐसे व्यक्ति को सामने किया गया जिनको दोनों लोग मानते थे, तो वो दादा भाई नौरोजी। इनका इतना प्रभाव था कि कोई विरोध नहीं हुआ और मान गए। इसीलिए लेकिन गांधी जी दादा भाई नौरोजी ने भी इस बात का विशेष ध्यान रखा कि आखिर में उग्रवादी या क्रांतिकारी हैं, वो क्या चाहते हैं? तो वो चाहते थे कि स्वराज, वो चाहते कि कांग्रेस स्वराज की मांग करे। स्वराज माने मेरा देश है, ठीक है, वो मेरा हक है, इस दृष्टिकोण से बात करें, तब वहीं पर
उन्हें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार जिक्र कांग्रेस के मंच पे किया था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, हालांकि वो टल गया था, लेकिन अगले साल क्या है, रास बिहारी घोष इसकी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे 1907 में सूरत का, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हो गया। 1911 में कलकत्ता, बिशन नारायण धर, 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष रहे। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। 1915 में बंबई में अधिवेशन हुआ। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो लॉर्ड विलिंगटन ने इसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। इस समय यह बंबई का गवर्नर था। पेपर वनडे में भी आया है कि बंबई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1915 के बंबई अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, जो बंबई का तात्कालिक गवर्नर था। 1916 में लखनऊ में अंबिका मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की, और गरम दल नरम दल जो 1907 में विभाजित हो गए थे, ठीक उसी फिर से एकीकरण हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी क्या है, समझौता हो गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। जब कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता करती है यहाँ पर, ठीक है, तो कांग्रेस मान भी लेती है कि ठीक है, सांप्रदायिक जो निर्वाचन तुमको दिया गया 1919 के भारत सरकार अधिनियम से, वो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो इस तरीके से उनकी बात को मान लिया। तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह स्टेटमेंट किस कांग्रेस के अधिवेशन में कहा, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका मजूमदार कर रहे थे। 1917 की बात करें तो कलकत्ता में एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की, पहली महिला अध्यक्ष थी, जानते हैं। 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन जिसमें उन्होंने भाग लिया था, ये सवाल एक बार पूछा था आयोग ने कि बाल गंगाधर तिलक का अंतिम वह कौन सा अधिवेशन जिसमें उन्होंने अंतिम रूप से भाग लिया था। तो इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त ठीक है, 1 अगस्त 1920 को तो जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ, जिस दिन, उसी दिन इनकी क्या हो गई थी, उसी दिन इनकी डेथ हो गई थी। तो अब उसके पहले जो हुआ होगा उसी अधिवेशन में भाग लिए होंगे। तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, जहां मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसी में भाग उन्होंने लिया था, बाकी वो तो डेथ कर गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी, किसमें, अमृतसर अधिवेशन में। क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जो अधिवेशन यह घटना होती है, इसकी वजह से ही आप देखेंगे तो 1919 का जो अधिवेशन है वह अमृतसर यानी पंजाब में ही आयोजित किया गया है, हालांकि मोतीलाल नेहरू, ऐसे याद करेंगे आप। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ। सी विजय राघव चेरियार ने इसकी अध्यक्षता की। यह बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक सवाल आता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लो, यहाँ पर है। कांग्रेस ने पहली बार विदेशी रियासतों के प्रति अपनी नीति माने कांग्रेस पहली बार अपनी नीति को उजागर करती है कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कैसे काम करूंगा। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन इसमें कर दिया गया था, ठीक है, इसमें कर दिया गया था। 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। यह एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने, ठीक है, अध्यक्षता की। 1925 की बात करें, 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता की, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की। हालांकि 1917 में एनी बेसेंट की थी, तो पहली भारतीय महिला नहीं थी। 1927 में मद्रास में एम ए अंसारी ने किया था, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, तो मद्रास में किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आता है। क्रमशः 2 बार साइमन कमीशन आता है और 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। यही बात कह रहा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार की बात कहाँ की गई, तो ए अंसारी के द्वारा 1927 के मद्रास अधिवेशन में। 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह लाहौर में, ठीक है, यह कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसे घोंट के पी लो, पहली बार नहीं रटे रहो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि
पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। 1931 की बात करें तो कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। यह ऊपर वाली की तरह यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, एक चीज ये, मूल अधिकार की बात इसमें की गई थी कराची अधिवेशन में, ठीक है। और कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का भी अनुमोदन कर दिया गया था कि यहाँ जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है, उसे क्या कर दिया जाता है, अनुमोदित माने स्वीकार कर लिया जाता है। और ठीक है, उसमें जब गांधी जी भाग लेते हैं, इस अधिवेशन में गांधी जी भाग लेते हैं, उसके पहले ही क्या है, 23 मार्च 1931 को, है ना, सुभाष चंद्र राजगुरु सुखदेव की जब फांसी होती है, तो इस मार्च 31 में ही, दिसंबर में यहाँ ये घटना होती है, मतलब अधिवेशन होता है। तब जब उसमें भाग लेते हैं तो उनकी बड़ी निंदा की जाती है कि आपने उनको छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। तब ये कहते हैं कि मैं अपने सिद्धांतों से मुकर नहीं सकता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आइडियल विचारधारा रखते थे। तब ये कहते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो 2-3 बातें इसमें, मूल अधिकारों की बात इसमें की गई, आर्थिक, राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम की बात की गई, गांधी इरविन समझौते पर अनुमोदन, और गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई। इससे भी आप याद रखना कि ये समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे, ये बात आप जानते रहे, ठीक है। आगे देखिए, लखनऊ के 1936 में लखनऊ में ही एक अधिवेशन और भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था। आगे देखिएगा, 1936 से 37 की बात करें तो 1936 से 37 में, माने 37 में फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। तो 36-37 की बात कर लीजिए। और प्रथम यह अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित किया गया था। और 1938 में हरिपुरा गुजरात में है, जो हरिपुरा गुजरात में जो है, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। हालांकि इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन गठन किसने किया, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने। ये रट लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा में लिए गए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। 1939 में त्रिपुरी नामक जगह पर सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में, ठीक है, चुनाव होता है और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, जबकि पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं, जिससे गांधी जी काफी नाराज होते हैं। और इससे त्रिपुरी, जब वो त्याग पत्र दे देंगे, इसी को कहा जाता है त्रिपुरी संकट। क्या कहा गया? त्रिपुरी संकट। जिसकी अध्यक्षता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने जब त्याग पत्र दिया, तो ये पेपर में आया था, जेई में भी आया था, ठीक है, एक बार। और इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग दिया। और अब पूछा गया कि उस समय क्या पट्टाभी सीतारामैया बने? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। आगे देखिएगा, 1940 में रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रामगढ़ में आयोजन हुआ 1940 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता की। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे, अर्थात सर्वाधिक समय तक। कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। कब से? तो 1940 में। कहाँ से? रामगढ़ से। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ। किसने? आचार्य जीबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता मेरठ में किया। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, स्वतंत्रता के पूर्व अंतिम अधिवेशन मेरठ में हुआ, जिसकी आचार्य जीबी कृपलानी ने अध्यक्षता की। और आज़ादी के समय अगर पूछे कि अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। बहुत कृपालु व्यक्ति थे, आज़ादी भी दे दिए और उस समय भी थे। 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया जो हारे थे, वह स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ऐसे। और 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम, बहुत उत्तम पुरुष हैं, जो अंतिम रूप से क्या करेंगे? कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे। इस तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो 1950 में स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन और अंतिम अधिवेशन कब कहाँ हुआ? पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष की जो है सानिध्य में 1950 में नासिक।
आगे देखिएगा, विभिन्न किसान आंदोलन की बात कर लें, ठीक है। तो आंदोलन, किसान आंदोलन कौन से हैं? तो रंगपुर विद्रोह जो 1783 में हुआ, दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में धीरज नारायण और नूरुल्लुद्दीन ने। इसका कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया, जिसके बोझ के अंत में किसानों को विद्रोह करना पड़ा, ठीक है। आगे देखिएगा, तो रंगपुर विद्रोह 1783 में, या क्रोनोलॉजी आयत लगा लीजिएगा। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोपला। मोपला जो विद्रोह है पहले 1836 में होता है, मालाबार क्षेत्र में, केरल वाले तट पे। और इसका कारण क्या है? राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजों द्वारा जो नई राजस्व व्यवस्था था उसमें 1836 में विद्रोह हुआ और अंग्रेज अधिकारियों और बिचौलियों पर हमला किया गया। कई वर्षों तक ब्रिटिश सेना इसे दबा न सकी, माने बहुत खतरनाक लेवल था मोपला। मोपला कौन थे? तो अरबी जो मुसलमान थे जो भारत में रह करके कृषि किसानी करते थे, उन्हें कहा गया, वो मोपला कहलाते थे। नील विद्रोह एक किसान विद्रोह था। नील 9 से याद करना है तो 1859 9 आएगा। तो 1859-60 में बंगाल में हुआ। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, जिसको विश्वास होगा वो नील विद्रोह में कूद जाएगा। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास को था। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती जो कराते थे, इस तरीके से। आगे चल कर के प्रारंभ में अर्जियां दी गई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। सन 1860 में यह विद्रोह समाप्त कर दिया गया, छोड़ दो। पाबना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। बंगाल में ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय, 2 राय हैं, बीच में शंभु 2 राय। ये क्या है? किसान आंदोलन, पाबना किसान आंदोलन 1873 से 76, ये डेट रटनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इस अधिनियम में अधिक लगान तथा 1859 में अधिनियम के तहत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली इसका मुख्य कारण था। यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी स्तर पर ही सीमित रही, हिंसक घटनाएं न के बराबर हुई। 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर राहत पहुंचाई गई, ठीक है। बंगाल काश्तकारी कानून बना करके राहत पहुंचाई गई। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम या कानून कब पारित हुआ था? 1885। दक्कन विद्रोह जो एक किसान विद्रोह है, तो पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा किसान विद्रोह नहीं है? पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, चंपारण विद्रोह, इस तरीके के काता और दे देगा जो नहीं होगा, इसलिए याद होना चाहिए। दक्कन विद्रोह भी एक किसान विद्रोह 1874 से 75, महाराष्ट्र का पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा जिले में हुआ। बाबा साहब देशमुख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर है, ये भी सन इंपॉर्टेंट है ये। और अगर बीच में कोई इंपॉर्टेंट बात है, रैयतबाड़ी के किसान कर्ज, ये छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो, महाजन का सामाजिक बहिष्कार किया गया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? 1879 में। कब किया गया? 1879 में, जिसके माध्यम से किसानों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया, अर्थात सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी वाले क्षेत्र माने बिहार में, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष मतलब लीडर थे। तिनकठिया पद्धति के विरोध में यह मूवमेंट चला था। इस गांधी जी का आगमन हुआ तथा एक आयोग द्वारा बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर सहमत हो गए। माने जो अधिक से अधिक वसूली कर लिए थे उसे 25% वापस करने के लिए तैयार हो गए। यह मिशन भी सक्सेस रहा था। खेड़ा, जिसमें भूख हड़ताल किए थे, खेड़ा गुजरात में है। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार उनसे माल गुजारी मांग रही थी। गांधी जी ने कहा, यदि सरकार गरीब किसानों के लगान माफ कर दे तो लगान देने में सक्षम है, वे पूरा लगान देंगे। तो खेड़ा कब हुआ? 1918 में, खेड़ा गुजरात में, महात्मा गांधी। अवध किसान सभा 1920 में, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर फैजाबाद वाली, क्षेत्र रट लीजिएगा, बहुत आता है। झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अवध किसान सभा या आंदोलन संचालित किया 1920 में, ठीक है। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू कर दिया गया था। अवध मालगुजारी, तो मालगुजारी संशोधन अधिनियम में से लगान में बढ़ोतरी
कर दी गई थी, इसीलिए अवध किसान आंदोलन चलाया गया। प्रतापगढ़ में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद सेवा तथा सामाजिक बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था, जो बाबा रामचंद्र के जेल भेजने पर प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है, तो अवध किसान आंदोलन से। कब हुआ? 1920 में हुआ। कहाँ क्षेत्र इसका था? तो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, इधर के क्षेत्र में झुंगरी लाल और बाबा रामचंद्र इससे संबंधित है। एका आंदोलन, एका से 21 याद हो जाएगा, 1921 में। बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका भी क्षेत्र। मदारी पासी इसके लीडर थे। और लगान में बढ़ोतरी के कारण, यही सवाल आया था, ठीक है, किसी पेपर में, कि इसमें क्या है, लगान माफ करने के लिए मूवमेंट किसकी वजह से था, तो इसमें लगान में अधिक बढ़ोतरी माने कर दी गई थी, इसकी वजह से था। ठीक है, ये लिखा नहीं है, हाईलाइट करके मैंने उस समय याद था, किसी ने पूछा था। इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल हुए थे। तो एका 21 में है, अवध 20 में है। ठीक है, खेड़ा तो आप जानते हैं। मोपला विद्रोह का द्वितीय चरण, पहला तो 1836 में था केरल में, दूसरा 1921 में मालाबार क्षेत्र में। अली मुसलियार इसके लीडर थे। अधिक लगान और बेदखली के कारण यह बवाला हुआ था। इसमें पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर और जमींदारों के घर पर हमला करके जला दिया गया था। बाद में इसका स्वरूप सांप्रदायिक हो गया। सन 1921 में विद्रोह को कुचल दिया गया था। ठीक, आगे देखेंगे तो गांधी जी भी इसकी समीक्षा या सपोर्ट के लिए एक बार गए थे। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में सूरत के बारदोली तालुका में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई इसके लीडर थे। लगान में बढ़ोतरी के कारण इस मूवमेंट चलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में लगान अदा करने वाले किसानों के सामाजिक बहिष्कार का अस्त्र इस्तेमाल किया गया था। इसी में वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बिहार में किसान आंदोलन कई चरणों में चलाया गया। बिहार में स्वामी सहजानंद इसके लीडर थे। जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों को बेदखली, बकास्त जमीन की वापसी इत्यादि मुद्दे थे, जिनकी वजह से बिहार में कई स्तर पर आंदोलन किए गए। अब ये स्वामी सहजानंद बिहार से थे, इन्हें आप याद रखेंगे, आगे चल करके आपको काम आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बस छोटा सा टॉपिक अब रह गया है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। ये है पंजाब में किसान जो आंदोलन हुई, जैसे 1930 से 40 के बीच में जालंधर, अमृतसर, इधर वाले क्षेत्र में सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह मास्टर, हरि सिंह, बाबा रूर सिंह इत्यादि। इतना कठिन याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे सोहन सिंह भाकना हो गए, इनके बारे में पंजाब किसान आंदोलन, बस इतना याद रखो। ये डेट थोड़ी अराउंड फिगर में रटे रहो, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि ये दौर कौन सा था। ये सवाल आते हैं। सोहन सिंह भाकना याद कर लो, किसान आंदोलन। ठीक है, इसमें भी अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या होगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कोई बात रटने वाली नहीं रहती। तेभागा आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1946 में। ठीक है, ये कहाँ पर हुई? तेभागा आंदोलन दिजनापुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, तेभागा। ठीक है, तो ये कंपारामा और भवन सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके लीडर कौन थे, तेभागा के कौन थे, तो कंपा राम एवं भवन सिंह थे। ठीक है, बटाईदारों ने फैसला किया कि आधा की जगह वे जोतदारों को 1/3 उपज देंगे, इसीलिए इसे कहा गया 1/3 माने तेभागा। 3 भाग ही देंगे हम, उन्हें आधा नहीं देंगे। सोहरावर्दी मंत्रिमंडल ने बंगाल बर्गदार अस्थायी नियम विधेयक प्रकाशित कर आंदोलन को कानूनी वैधता प्रदान की थी। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि तेभागा आंदोलन 1946 में है। ठीक है, दिजनापुर ये सब पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। कंपाराम एवं भवन सिंह इसके लीडर थे। ठीक है, और यह आंदोलन 1/3 देने की बात करता था। तेलंगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1946 में हुआ। तेलंगाना में हुआ निजाम जमींदार और साहूकारों द्वारा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। ठीक है, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखिए, यह सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला आंदोलन। ये आप देखना पीसीएस में आया हुआ है सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा किसान आंदोलन जो है गुरिल्ला युद्ध अपनाया था, तो गुरिल्ला युद्ध ये अपनाया। और एक सवाल यहाँ से आया था कि निम्नलिखित में कौन सा किसान आंदोलन है जो आज़ादी के बाद तक चलता रहा। तो आज़ादी के बाद तक चलता रहा किसान आंदोलन कौन? 1946 से लेकर के अगर 51 तक चल रहा है, तो 51 क्या है? आज़ादी के बाद।
तो इस तरीके से भी सवाल आया है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। यहाँ है सामाजिक सुधार, बस थोड़ा सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। एक तरफ सामाजिक सुधार अधिनियम है, यहाँ पर देखो शिशु वध अधिनियम कब आया? 1795 में, और 1804 के दौरान में कौन था? 1804 में लॉर्ड वेलेजली ने भी शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया, और 1795 में जॉन सोर ने भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिशु हत्या को साधारण हत्या माना जाने लगा, माने शिशु हत्या को रोक दिया गया। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। दास प्रथा पर प्रतिबंध, ठीक है, दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलन बोरो ने 1843 में कंप्लीटली कर दिया, इसका अंत कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय आया, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति इसमें दी गई। ठीक, सिविल मैरिज एक्ट जिसे नेटू मैरिज एक्ट कहते हैं 1872 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र 14 और लड़कों की विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सम्मति आयु अधिनियम 1891 जो लैंड्सडाउन के समय में आई थी, इसमें लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु 12 वर्ष से कम नहीं हो, माने इसमें ये कर दिया है कि किसी भी सूरत में विवाह की उम्र 12 वर्ष से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बहुत केस हाईलाइटेड भी है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, 11 साल की बच्ची की शादी हुई थी 30-32 साल के आदमी से, और वो फर्स्ट नाइट के बाद सेकंड नाइट को मर गई थी, उसी का केस था। वही केस के बाद एक एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, और भारत के जो व्यक्ति थे समाज सुधार BS मालाबारी, उनके ही प्रयास से आया। तो उसमें 2 स्टेटमेंट PCS ने पूछा था कि एक BS मालाबारी के बारे में दिया था, उनका डिटेल दिया था कि महाराष्ट्र से फलाना ढमका है इस तरीके का, और दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया था कि इनके प्रयास से एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। उसमें फिर ऑप्शन दिया था AB कि ये कौन थे, रानाडे जी थे या BS मालाबारी थे या ईश्वरचंद विद्यासागर थे, इस तरीके के सवाल। 2 स्टेटमेंट उनके बारे में दिया, उसके बाद पूछा था कि यह किसके बारे में कहा गया है, तो ऐसा सवाल आया था। तो ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट आपको रटा होना चाहिए। यहाँ से सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं भाई। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1851 लैंड्सडाउन के समय में हुआ। शारदा एक्ट 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ, इसमें लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 28 वर्ष निर्धारित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम संपत्ति 37 में, हिंदू महिला संपत्ति 37 में, तो संपत्ति कब होगी? 37 में। लॉर्ड लिथोगो के समय हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार दिया गया। ठीक, लास्ट टॉपिक देख लीजिए। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था। दिल्ली चलो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। सारे जहां से हम अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। पूर्ण स्वराज जो है जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। मुझे केवल यही पढ़ना था इसलिए मैं हाईलाइट किया था, अब तो भुला गया हूँ। मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री की ने यह नारा दिया था। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ये ध्यान रखना, ये वाला सवाल, नहीं तो पता लगे गलत कर दें आप। कर मत दो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन अधिनायक जय हो, अपना राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कट रग रग में है। हु लिव्स इन इंडिया, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अच्छा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने लिखा है, तो किसका नारा है, तो जवाहरलाल नेहरू का। साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया, यूसुफ मेहर अली ने। साइमन गो बैक के नारे को लाला लाजपत राय और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने। अच्छा देखो, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली ने दिया, जिसे लाला लाजपत राय ने फेमस किया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, यूसुफ मेहर अली, इसे गांधी जी ने फेमस किया। ये बात
कह रहा है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे के व्यापक प्रयोग के माध्यम से इसे भगत सिंह द्वारा प्रचलित किया गया था। हालांकि नारे की मूल रचना किसने की थी? हसरत मोहानी ने की थी। देखो ऐसे सवाल आते हैं। इनकलाब जिंदाबाद फेमस भगत सिंह ने किया था और हसरत मोहानी जी ने इसके लिखा था। तो इस तरीके से दोस्तों ये टॉपिक फिनिश होता है और इसका पीडीएफ, ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है। इसके पहले वाली ये भी भेज दी जाएगी। और ठीक है, आप जितने भी एग्ज़ाम हाल फिलहाल के हैं अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम के माध्यम से। हालांकि आरओ मेंस पीसीएस तो चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, बार बार रिवाइज करिएगा, यहाँ सवाल आएंगे ही आएंगे, एग्ज़ाम के बाद भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू क्लास।